हेलो दोस्तों। प्राचीन इतिहास में तो बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से मेजर प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में। उन कुछ टॉपिक में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष मेन टॉपिक है, जहां से हर एग्जाम में अधिकांशतः कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मगध का उत्कर्ष, सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। मगध 16 जनपदों में महाजनपद था, उसमें से एक था मगध। लेकिन मगध आसपास के जो पद थे, महाजनपद, उसको मिलाकर जीतकर एक बड़े साम्राज्य बनाया, जिसको मगध के नाम से जाना गया। उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में एक मगध जनपद कहलाता था। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तर में देखेंगे गंगा नदी, पश्चिम में है सोन नदी से लेकर पूर्व में है चंपा, और उत्तर में गंगा से नीचे विंध्य पर्वत। यहाँ तक इसकी सीमा लगती थी। उपजाऊ मैदान की बात करें और बात करें तो यहाँ क्या था, भौगोलिक स्थिति में मगध में उपजाऊ मैदान, खनिज संसाधन, प्राकृतिक सुरक्षा इसलिए कि दोनों तरफ से नदी था, उत्तर और पश्चिम से। इधर से इसका राजधानी दक्षिण से विंध्य पर्वत था, तो ये चारों तरफ से सुरक्षित था। दूसरी बात, चूंकि गंगा नदी थी तो आवागमन का भी अच्छा साधन मिल जाता था, इसलिए मगध का सर्वाधिक विकास हुआ। जो 16 जनपद थे उन सबों में मगध का सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ तो उसमें उसके भौगोलिक स्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद वहाँ लोहे और नई तकनीकी, जिससे उपज ज्यादा होने लगे, उपज ज्यादा हुआ तो व्यापार में विकास हुआ। इस तरह से मगध का विकास सर्वाधिक और बहुत तेजी से हुआ। और किस किस राज्य को मिलाया था, तो कौशल था, वत्सा, अवंती था, को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया, और भारत के इतिहास में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसको कहते हैं मगध साम्राज्य। इस तरह मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो हम लोग अभी परिचय और भौगोलिक स्थिति देखें। अब इसके वंश के बारे में देखते हैं कि कौन कौन इस पे शासन किया। तो सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 ईस्वी से लेकर 544 से 332 ईस्वी तक किया, जिसमें प्रथम और सबसे शक्तिशाली राजा थे बिंबिसार। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीतकर वैवाहिक संबंध स्थापित करके ये अपने राज्य का विस्तार किए। वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। इन्होंने राजगृह का निर्माण किया, और राजगृह को निर्माण करके वहां अपनी राजधानी बनाया। राज्य की नींव विस्तार वैवाहिक संबंधों पर स्थापित किया। वैवाहिक संबंधों में पहला देखेंगे कौशल राज्य की राजकुमारी और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला, प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला, उनसे शादी किए और दहेज में काशी मिला। चूंकि कौशल राज्य के थे तो उन्हें काशी दहेज में मिला, और काशी से उन्हें वार्षिक कर के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आय मिलता था। दूसरी शादी की वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी चेलना से, उनका छलना कहीं नाम लिखा था, छलना या चेलना दोनों की है। चेलना से शादी किए थे, जिनसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। और तीसरी शादी के थे पंजाब के मद्र कुल के राजकुमारी क्षेमा से, मद्र कुल की राजकुमारी
क्षेमा से। उसके बाद वैवाहिक जीवन स्थापित करने से इनको क्या फायदा हुआ है? यह फायदा हुआ कि एक तो इनको राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, दूसरी इनके सीमा में विस्तार हुआ, ये अपने साम्राज्य को और सुदृढ़ कर लिए। उसके बाद एक और राज्य था अंग, जिस पे विजय प्राप्त करके अजात शत्रु को वहां का शासक बनाए, अजात शत्रु को वहां का शासक बनाए। और अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार की शासनकाल देखें तो कुल मिलाकर 52 वर्षों का उनका शासनकाल था। एक बार और आ जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। भौगोलिक स्थिति में क्या है? उत्तर में गंगा, नीचे दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा राज्य था, महाजनपद था, और पश्चिम में सोन नदी। भौगोलिक स्थिति में उनकी यह थी कि उपजाऊ भूमि थी, खनिज संसाधन थे, कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा, जिससे पैदावार वृद्धि हो गई। वृद्धि होने से व्यापार में प्रोत्साहन मिला और व्यापार के लिए गंगा नदी थी तो आवागमन की सुविधा मिल गई। इस तरह से मगध का बहुत अधिक विकास हुआ। वंश की है तो देखें, पहला हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार। 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 492 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। उन्होंने राजगृह का निर्माण किया और वहां अपनी राजधानी बनाई थी। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के आधार पर स्थापित किए थे, जिसमें पहला शादी किए थे कौशल की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, जिसे दहेज में काशी मिला था। और काशी से उन्हें वार्षिक कर के रूप में लगभग 1 लाख रुपए वार्षिक कर उन्हें प्राप्त होता था। दूसरी शादी की थी लिच्छवी राजकुमारी क्षेमा से, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, जिनका नाम था छलना। चेलना के ही छलना नाम कहीं दिया जाता है, जिसे अजात शत्रु का जन्म हुआ था। और तीसरी शादी किए थे पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से। उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त की और अंग को जीतकर, एक अंग महाजनपद ही था जिसको जीतकर वहां का शासक अजात शत्रु को नियुक्त कर दिए। अब देखते हैं के बारे में पढ़े। अब हम अजात शत्रु के बारे में पढ़ रहे हैं। अजात शत्रु जब बिंबिसार की हत्या 412 ईसा पूर्व में कर दिए, उसके बाद राजगद्दी पर बैठे। कुछ ही दिनों के बाद काशी के राजा प्रसेनजित से युद्ध कर दिए और काशी को जीत लिए। बाद में समझौता हुआ और प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से अजात शत्रु की शादी हुई। प्रसेनजित की पुत्री और प्रसेनजित की पुत्री के क्या नाम था? वजीरा। किसकी शादी हुई? अजात शत्रु की। प्रसेनजित की बहन से किसकी शादी हुई थी? बिंबिसार की, अजात शत्रु के पिता की। और प्रसेनजित की पुत्री से किसकी शादी हुई? अजात शत्रु की। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने अजात शत्रु ने लिच्छवियों से युद्ध कर लिए। लिच्छवी एक तरह से कहा जाए कि इसके मामा थे, क्योंकि लिच्छवी की राजकुमारी चेलना या छलना से बिंबिसार का शादी हुआ था और वहां अजात शत्रु हमला बोल दिए और युद्ध छेड़ दिए। बाद में लिच्छवी को भी विजय प्राप्त कर लिए। लिच्छवी और काशी दोनों मगध साम्राज्य में मिल गया। अच्छा, लिच्छवी में 2 गुप्त
हथियारों का उपयोग किया गया था। एक था रथ मुसल और दूसरा था महाशिला टिंकर। रथ मुसल और महाशिला कंटक। उसके बाद अजात शत्रु के शासन काल में ही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी सप्तपर्णी गुफा में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। अच्छा, अजातशत्रु का नाम क्या था? कुनिक। अगर पूछे अजातशत्रु का उपनाम तो क्या नाम था? कुनिक। और किस धर्म को मानने वाले थे? तो जैन मतावलंबी थे। जैन मतावलंबी थे। बिंबिसार किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म को। इनका टोटल कितने सालों का शासन काल रहा? टोटल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। उसके बाद जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक उसी प्रकार इनके पुत्र उदयन के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी 460 ईसा पूर्व में। 460 ईसा पूर्व में उदयन या कहीं गए उदय भद्र नाम पड़ता है। कहां कहीं गए? उदय भद्र नाम आता है। इन्होंने 460 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व यानी 500 वर्षों तक शासन किया। इनके शासन काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, पाटली ग्राम की स्थापना, जिसको कहीं कुसुमपुर भी कहते हैं। कुसुमपुर या पाटली ग्राम की स्थापना की थी। इनके अमात्य थे, एक नाम था नागदशक। नागदशक के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और इन हर्यक वंश के स्थान पर एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। ऐसे उदयन किस धर्म से थे? ये भी जैन मतावलंबी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो देखिए, बिंबिसार बौद्ध धर्म को, अजातशत्रु जैन को, और उदयन भी थे शिशुनाग वंश। उदयन की हत्या हो गया है और उदयन की हत्या उसके आमत शिशुनाग ने करके एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की है। किस वंश की स्थापना किया? शिशुनाग। 412 ईस्वी से 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। उन्होंने अवंती और वत्स पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने अवंती और वत्स पर क्या किया? अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर वैशाली ले गए। राजधानी कहाँ स्थान ले गया? वैशाली। अगर कहे कि पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था राजधानी? तो शिशुनाग ने। उसके बाद इन्होंने मालवा से लेकर बंगाल से लेकर मालवा तक एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की और इस पर शासन किए थे शिशुनाग। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र कौन थे? कालाशोक। और उन्होंने 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन किए। कुल 32 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। कालाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण। किसके अनुसार? पुराण एवं दिव्य वदान के अनुसार। दिव्य वदान के अनुसार कालाशोक का नाम क्या था? उपनाम क्या था? काकवर्ण। काकवर्ण का मतलब होता है काला, कौवे जैसे काला। काकवर्ण का होता है कौवे जैसा काला। कालाशोक ने क्या किया? जो राजधानी वैशाली थी, उन्होंने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थापित किया।
कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म के द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वैशाली में। कालाशोक को महापद्मनंद के द्वारा चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। जब यह मगध के सड़कों पर टहल रहे थे तो उसी समय महापद्मनंद ने उन्हें चाकू मार दिया, उनकी हत्या कर दी। तो ये थे शिशु नागवंश। अब महापद्मनंद कालाशोक का हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसको बोलते हैं नंदवंश। कौन सा वंश? नंदवंश। नंदवंश का शासक था महापद्मनंद। पहला शासक है महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद एक शूद्र जाति से थे। पद्मनंद किस जाति से? शूद्र जाति से थे। इनका उपनाम था सर्वछत्रांतक। इसका अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। और दूसरा था भागर्व, मतलब दूसरा परशुराम का अवतार। तो इनका उपनाम था सर्वछत्रांतक और भागर्व, जिसमें सर्वछत्रांतक का अर्थ क्या है? क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भागर्व का अर्थ होता है दूसरा परशुराम का अवतार। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए ये किस उपाधि भी धारण किए थे। ये एक राट या एक छत्र, एक राट और तथा एक छत्र, यानी दोनों एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किए थे। इनके 8 पुत्र थे। घनानंद देखेंगे तो ये सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के। सिकंदर कब आया था? 326 ईस्वी के आसपास, 326 ईसा पूर्व। घनानंद तो हम लोग पढ़ रहे थे घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन। घनानंद पे अत्यधिक कर आ गया था, जिसके कारण उन्होंने जनता पर अत्यधिक कर आरोपित कर दिया, जिसके कारण जनता क्या हुआ था? प्रताड़ित होने लगी थी। जनता में असंतोष का भावना आ गया था। उसके बाद घनानंद में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। चाणक्य का अपमान। चाणक्य जो तक्षशिला के आचार्य कहे जाते हैं, तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, उन्होंने घनानंद से सहयोग के लिए आए थे इनके दरबार में, लेकिन इनके द्वारा सहयोग नहीं दिया गया और उन्हें अपमानित करके राज्य से निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण चाणक्य ने इनके साम्राज्य का विनाश करने की सोची और एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ चंद्रगुप्त के द्वारा इनका हत्या करा दिया गया। यानी चंद्रगुप्त के द्वारा इनकी हत्या हो गई, लेकिन किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। और इस तरह नंद वंश की समाप्ति के साथ मगध साम्राज्य का अंत हो गया और मगध के स्थान पर एक नए राजवंश मौर्य राजवंश का उदय हुआ। अगली क्लास में हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई सुधार लगे तो भी कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद।